वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो वी आर हेयर विथ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एक और डली हुई है जिसकी लिंक हम लोग इस वीडियो के अंडर में शेयर कर देंगे, तो प्लीज़ डू विजिट दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, दीज आर एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो पुरानी वाली वीडियो में क्वेश्चंस हैं वो तो आपको अच्छे से करने ही है, वो तो एवरी टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले कुछ क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं तो ये आपको एडिशनल पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक हम लोग शेयर कर देंगे, तो काइंडली गो थ्रू बोथ द वीडियोस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सराउंडिंग्स होती हैं वो किस तरीके की हैं, किस तरीके के लोग हैं वहाँ पर, किस तरीके के बॉस हैं, किस तरीके का स्टाफ है, बाकी का हेल्पिंग स्टाफ जो है। तो एक तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि काम जो है आप डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि सारा प्रेशर जो रहता है काम का कुछ लोगों के पास रहता है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम से वेकेशन वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं, या तो फिर आराम से मतलब एक तरीके से काम नहीं करते हैं, वो लोग से बैठने आते हैं ऑफिस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या मिडिल लेवल के साथ है, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को रेफर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है। तो यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, यहाँ पर आपको फीचर्स वगैरह लिखने को भी आ सकते हैं। तो आप बस पहले मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्ली पॉइंट्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट्स, पॉइंट्स, सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कंटेंट तो देखो सब लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक अपने कंटेंट को एक प्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए जिससे आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान इंडिविजुअल आइसोलेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में ही आता है कि व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, तो जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल होगा वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 से 3 लोग भी अगर साथ में रहें इतने सारे आवर्स के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, अलग कल्चर से आते हैं, अलग माइंडसेट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं काम हम लोग को इतने आवर्स के लिए साथ में ही करना है। ठीक है, वी हैव टू कंप्लीट सेम सेट ऑफ वर्क। ठीक है, वी हैव टू अटेंड सेम मीटिंग्स, वी हैव टू शेयर ओपिनियंस ऑन सेम टॉपिक्स, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखना है। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये वाले टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉन्फ्लिक्ट्स होना। ठीक है, अब अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से नहीं हो रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप बिजनेस करोगे तो रिस्क होगा ही ना, तो वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होंगे ही। ठीक है, उससे समझ आ रहा है कि एवरीवन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक कैसे करना है उसके लिए हमारे पास एक लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए, जो कि एक HR डिपार्टमेंट का काम रहता है। ठीक है, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स से डील कैसे करना है। तो देर आर सो मेनी मेजर्स टू डील विद ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहले तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर करना है। ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय के ऊपर 2 से 3 बॉसेस काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय खुद कंफ्यूज रहेगा मैं किसकी सुनूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्योल का प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो पहले तो ट्राई करना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं तो वो किसी प्रोडक्टिव रीजन पर होने चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकें फ्यूचर में। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आपको उसका मीनिंग और उसको सॉल्व करने के तरीके यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा आंसर में। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। ठीक है, जेंडर अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, माइंडसेट अलग होगा, थिंकिंग अलग होगी, ओपिनियन अलग होगा, क्वालिफिकेशंस अलग होंगी, सुपीरियरिटी अलग होगी, कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा, कोई नीचे वाले लेवल पर काम करेगा। तो एवरीवन हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और सब लोग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मैनेजमेंट, देखो ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के लोग काम करते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो बॉस वाली कैटेगरी के रहते हैं, एक होते हैं जो एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी के रहते हैं। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर अकेले भी काम नहीं कर सकते, अगर बॉसेस वाला साइड हट जाए तो, और एम्प्लॉयज़ वाला साइड हट जाए तो बॉस तो काम कर ही नहीं सकते हैं। तो दोनों को मिलकर ही काम करना है, तो कोऑपरेशन वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग की डाइवर्सिटी वाली बात आ जाती है कि इतने सारे लोग साथ में जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा वहाँ पर होती है। तो उन सब चीज़ों को हमें मेंटेन करके चलना है कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग कोऑपरेशन के साथ काम करें। वहाँ पर कंपटीशन की तरह नहीं हम लोग को काम करना है, वहाँ पर हम लोग को कोऑपरेशन की तरह काम करना है, इंडिविजुअलिज्म को नहीं देखना है वहाँ पर हमें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। तो स्ट्रेस जो रहता है काम का, बहुत सारे लोगों को रहता है स्ट्रेस, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड एनालिसिस कैसा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपके पास काम इतना सारा है करने का, 50 लोगों का काम आप 40 लोगों से करवा रहे हैं इन ऑर्डर टू सेव ऑल द सैलरीज, ठीक है। आपका खर्चा आप कम करना दिखा रहे होगा, ठीक है, कम करना चाह रहे हो। तो इस वजह से कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो काम 50 लोगों को मिलकर करना चाहिए आइडली, उतना काम वो लोग 40 या 45 लोगों से करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड क्रिएट हो जाएगा जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर, और वर्कलोड की वजह से टारगेट्स मीट हो नहीं पाएंगे। टारगेट्स मीट नहीं होंगे तो स्ट्रेस होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आपके टारगेट्स पे बेस्ड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है स्ट्रेस बनाती हैं, और स्ट्रेस का मैनेजमेंट भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीके होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट से डील करने के लिए। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेस पार्टीज होती हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो दिया जाता है। साथ में कुछ इनफॉर्मल एक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, पार्टी वगैरह हो गया, या बहुत सारे अलग चीज़ें रहती है। कई बार काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन रियल में ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ के लिए गेट टुगेदर्स रखते हैं, उनके बच्चों के लिए एक अलग किड्स पार्टी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीका होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको आप कैसे कम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो उसको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का भी जिम्मेदारी किसकी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की रहती है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस काइंडली गो थ्रू प्रॉपरली एंड go through with all the questions that are available in the previous video. Okay, the link will be attached. Thank you for watching the video.